हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे हमने देखा था यानी गांधी जी का जैसे बचपन की जो विद्यार्थी जीवन, जैसे विद्यार्थी जीवन के बारे में, या जैसे स्कूल के दिन यानी उनके स्कूल के दिनों में उनका विद्यार्थी जीवन और जीवन से रिलेटेड यानी जैसे स्कूल से रिलेटेड या शिक्षा से रिलेटेड यानी शिक्षा संबंधी जो बातें हैं उन्होंने यहाँ पे बताई है। अब जैसे महात्मा गांधी जी ने ये बताया कि उन्हें कभी भी जैसे कसरत करने में रुचि नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अपना जो समय है अपने पिताजी की सेवा करने में और पुस्तकों के साथ यानी जैसे गुजारते थे, और जब समय मिलेगा तब वो घूमने जाते थे, पर उन्हें कभी कसरत करना अच्छा नहीं लगता था। अब जैसे उन्होंने छुट्टी मांगी, उन्होंने ये भी बताया कि मुझे कसरत यानी जैसे कसरत करने के लिए कि मैं अपने पिताजी की सेवा करना चाहता हूँ तो मैं कसरत नहीं कर सकता। पर जैसे उन्होंने ये बताया बोला तो छुट्टी क्यों चाहिए, कसरत क्यों नहीं करना चाहते, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने पिताजी की सेवा। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे तुम्हें सही सही कारण बताओ। फिर जैसे गांधी जी ने सही सही कारण बताया। कारण बताने के बाद भी यानी जैसे उन्हें लगा कि जैसे मैंने सच बताने के बाद भी यानी जैसे यानी जो गिम्मी साहब है उन्होंने उन पर विश्वास नहीं रखा था। वो रोए, असावधान हुए, और उन्होंने ये समझ में आया कि जैसे ये भी यानी कोई भी बात करनी है तो सावधानी पूर्वक ही करनी चाहिए। अब जैसे कसरत से तो उन्हें मुक्ति मिल गई, पर पिताजी ने हेडमास्टर को जैसे पत्र लिखा स्कूल के बाद, जैसे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा में के लिए करना चाहिए, इसके लिए जैसे उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। व्यायाम के बदले में वो टहलना, जैसे व्यायाम नहीं कर सकते थे तो इसके बदले उन्होंने क्या किया, टहलना शुरू किया। अब ये सिलसिला, अब ये जैसे उन्हें लगता है कि शरीर को व्यायाम न देने की जैसे उन्होंने एक गलती की है और वो सज़ा नहीं, जैसे मुझे सज़ा नहीं भुगतनी पड़ी, पर दूसरी गलती की कि सज़ा मैं आज जैसे उन्होंने कसरत नहीं की उसकी सज़ा जैसे वो बताते कि मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर अक्षर भी आवश्यक है। अब जैसे कसरत भी उन्होंने नहीं की, साथ में उन्हें जैसे अक्षर पढ़ाई में जैसे पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ अक्षरों में भी सुधार होना ज़रूरी है। पढ़ाई में तो पढ़ाई में जैसे अक्षर सुंदर हस्ताक्षर भी होना जैसे ज़रूरी है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और ख़ास करके जब मैंने वकीलों तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया भी। जैसे वो कहने लगे कि मैंने वहाँ पे जैसे उन बच्चों के हस्ताक्षर देखे तो उन बच्चों के हस्ताक्षर कैसे थे, मोतियों जैसे सुंदर थे। तब महात्मा गांधी जी को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्हें लगा कि मैं सही में यानी मैंने जैसे पढ़ाई तो की, पढ़ा लिखा, पर मैंने जैसे इससे मुझे अभी शर्म आ रही है और मैं पछता भी रहा हूँ। अब उसके साथ जैसे मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की ही निशानी मानी जानी चाहिए। जैसे खराब अक्षर है तो वो अधूरी शिक्षा मानी जाती है। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयास किया पर उसमें जैसे संभव नहीं था। देखो जैसे मटका बनाने के लिए जैसे घड़ा बनाने के लिए कुंभार जैसे घड़ा बनाता है तो वो एक बार ही पक जाता है, उसे बार बार पकाने की ज़रूरत नहीं। हर एक नवयुवक युवती मेरे उदाहरण से सबक ले और आज मुझे कि सुंदर लेखन अच्छी विद्या का आवश्यक अंग है। सुंदर अक्षर आवश्यक
अच्छी विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला भी आवश्यक है। सुंदर अक्षर सीखने के लिए चित्रकला भी आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सीखनी चाहिए। यानी अच्छे हस्ताक्षर के लिए चित्रकला पहले सीखनी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को लेकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से उन्हें पहचानता है, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे और जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर लिखना सीखे। तो अक्षर तो उसके अक्षर में छपे अक्षर जैसे तो अक्षर तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान होंगे। जो छपे अक्षर है उसके समान उसके अक्षर होंगे। इस समय के अध्ययन के दूसरे दो संस्मरण उल्लेखनीय है। ब्याह के कारण जो एक साल नष्ट हुआ उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने जैसे ये हुआ कि उसे बचा लेने की बात की दूसरी शिक्षा या दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों क्या हुआ था कि संस्मरण उल्लेखनीय था। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थियों को इसके लिए अनुमति मिलती थी। जो परिश्रम करने वाले विद्यार्थी उन्हें अनुमति मिलती थी। इस कारण मैं तीसरी कक्षा में 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बिठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगी थी। एकदम गांधी जी को क्या हुआ, तीसरी कक्षा में 6 महीने बिठाया गया और उसके बाद वो जैसे चौथी कक्षा में चले गए। चौथी कक्षा में बिठाया गया। इस कक्षा में थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम की होनी थी। मेरी समझ में कुछ ना आता था। गांधी जी के समझ में कुछ भी नहीं आता था। भूमिति भी चौथी कक्षा से ही शुरू होती थी। भूमिति के शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ नहीं पाता था। मैं अक्सर निराश हो जाता था। जैसे देखो, नया विषय रहा तो हमें उस विषय से, जैसे हम उससे परिचित नहीं रहे तो हमें उससे डर लगता है। वैसे ही गांधी जी का हुआ था कि जैसे उन्हें भूमिति ये विषय आया चौथी कक्षा में, और भूमिति ये विषय जैसे अंग्रेजी माध्यम से वो पढ़ने लगे थे और भूमिति जैसे पढ़ाना शुरू हुआ। भूमिति के शिक्षक भी अच्छे तरह से पढ़ाते थे, पर गांधी जी के समझ में कुछ भी नहीं आता। मैं अक्सर निराश हो जाता था। कभी कभी यह भी सोचता था कि एक साल में 2 कक्षा करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं। यानी उनके मन में ये भी ख्याल आया कि मैं जैसे 2 कक्षा करने का विचार छोड़कर मैं अब तीसरी कक्षा में ही लौट कर जाऊं। पर ऐसा करने में मेरी लाज जाती। अब जैसे वो एकदम डायरेक्ट 5वीं कक्षा में आए थे, अब जैसे वो शर्मा गए कि मैं डायरेक्ट अभी तीसरी कक्षा में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चढ़ाने की सिफारिश की थी, जैसे सिफारिश ने जैसे ये कर सकता है, तो जैसे उन्हें एकदम 5वीं कक्षा में ही बिठाया गया था, उनकी भी लाज जाती। यानी जैसे उनको भी जैसे बाकी लोग बोल सकते थे, इसलिए उनकी भी लाज जाती थी। इस भय से नीचे जाने का विचार तो छोड़ दिया। इस कारण जैसे गांधी जी ने क्या किया, नीचे की कक्षा में जाने का विचार मन से निकाल दिया। जब प्रयत्न करते करते मैं जैसे वो प्रयत्न करते करते 13वें प्रमेय तक पहुँचे तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है। तब उन्हें क्या बोध हुआ कि भूमिति एकदम सरल विषय है, सरल से सरल विषय है। इस
वैसे जैसे वो भूमिति से उन्हें डर लगता था, उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं ये विषय जैसे मेरे लिए बहुत कठिन विषय है और तो कठिन विषय है और इसे मैं छोड़ दूंगा, ऐसे उन्होंने सोचा था। अब वही विषय अब उनको कैसे लग रहा था? सरल। क्यों? क्योंकि अब उन्हें उस विषय की जानकारी हो चुकी थी। अब कोई भी अपने जीवन में कोई भी ऐसे विषय रहे या कोई भी नई चीज़ आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। एकदम से हमें जैसे टीवी की जानकारी नहीं हो और हमें टीवी लगाना है तो हम डर जाएंगे। वैसे ही जैसे एकदम से हमें मोबाइल का नॉलेज नहीं है और हमें मोबाइल शुरू करने के लिए लगाया तो हम डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम डर जाते हैं। हमें कहीं पे आपको जैसे भेजा जाए तो आपसे एकदम वो कार्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कोई भी नया कार्य करने के लिए एकदम से घर से निकलेंगे तो हमें भय लगता है कि हम ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। वैसे ही गांधी जी के साथ हुआ था। अब उन्हें वही विषय सरल लगने लगा था जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग करना था। क्या था? कि जिसमें बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना था। उसमें कठिनाई क्या है? इन्हें उसमें कठिनाई भी कुछ भी नहीं थी। उसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही सरल और सरस विषय बना रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी के जीवन में जो भूमिति जो विषय था वो बहुत कठिनाई वाला विषय था, पर बाद में वो गांधी जी के लिए भूमिति ये विषय सरल और सरस विषय बन गया। अब उनमें उनकी रुचि भी बढ़ गई और वो अच्छे से कार्य भी करने लगे। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने उन्हें बहुत अधिक परेशान किया। भूमिति में रटने की कोई बात नहीं थी। भूमिति में रटने की कोई जरूरत नहीं थी। पर जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। गांधी जी की दृष्टि में जैसे भूमिति रटने की जरूरत नहीं थी, पर जो संस्कृत था वो रटकर ही करना पड़ता था और जैसे रटकर ही रखना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से ही शुरू हुआ था। संस्कृत ये विषय भी चौथी कक्षा से ही शुरू हुआ था। छठवीं कक्षा में मैं हारा। छठवीं कक्षा में गांधी जी हार गए। संस्कृत के शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। यानी विद्यार्थियों से ज़्यादा उम्मीद रखते थे और ज़्यादा वो जैसे सिखाना चाहते थे। संस्कृत वर्ग और जैसे फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। संस्कृत वर्ग भी थे और फारसी वर्ग के बीच में एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सीखने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। थोड़े एकदम जैसे ज़्यादा यानी डांटना वगैरह ये नहीं करते थे, नरम मिजाज के। और विद्यार्थी आपस में बात करें तो फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं, ऐसे बातें छात्र भी आपस में करते रहते थे। विद्यार्थी जितना काम करते हैं उतने से ही वे संतोष कर लेते हैं। यानी छात्र जितना काम कर लेते हैं उतने में ही वो संतोष मान लेते थे। पर जो संस्कृत के शिक्षक थे उनका जैसे मिजाज कैसा था कि उनको लगता था कि बच्चों ने ज़्यादा पढ़ना चाहिए और ज़्यादा सीखना चाहिए, ये लोग वो छात्रों से रखते थे। और जैसे उर्दू के शिक्षक थे कि वो संतोष मान लेते थे छात्र जितना भी करते थे। मैं भी
आसान होने की बात सुनकर ललचाया। जैसे फारसी आसान विषय है, तो गांधी जी का मन भी ललचाया। एक दिन फारसी वर्ग में जाकर बैठा। गांधी जी ने क्या किया? एक दिन वो फारसी वर्ग में जाकर बैठे। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। जो संस्कृत के शिक्षक थे उन्हें दुख भी हुआ। गांधी जी फारसी के क्लास में जाकर बैठ गए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुझे तुझे जो कठिनाई हो तो मुझे बताओ। यानी तुम्हें जो कठिनाई है तो मुझे तुम बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। वो कहने लगे कि तुम्हें जो कठिनाई है वो मुझे बताओ, मैं सबको ही अच्छा संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। अब आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। जो रस के घूंट है आगे चलकर उसमें देखो, ये पुरातन भाषा मानी गई है संस्कृत, और गांधी जी को उसी भाषा से भय लगता था। तो क्या हुआ कि जैसे गांधी जी फारसी क्लास में जाकर बैठे और जो संस्कृत के शिक्षक थे उन्हें बुरा भी लगा, और उन्होंने कहा कि जैसे आगे चलकर इसमें ही रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। तुझे इस तरह हार नहीं मानना चाहिए। यानी कोई भी विषय रहे तो उसे हार नहीं माननी चाहिए, या कोई भी परिस्थिति रहे। फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया। उन्हें महात्मा गांधी जी शर्माए। शिक्षक के प्रेम की जैसे अवमानना नहीं कर सकते थे, और आज मेरी आत्मा जैसे मास्टर जी कृष्ण शंकर मास्टर जी है उनके उपकार मानती है, जो संस्कृत के शिक्षक थे। क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीखा उतनी भी न सीखता तो आज संस्कृत शास्त्रों में जितना रस ले सकता हूँ उतना न ले पाता। गांधी जी बता रहे हैं कि जैसे मुझे संस्कृत मैं नहीं सीखता तो आज जो मैं संस्कृत का रस ले रहा हूँ, यानी संस्कृत मुझे आता है, या संस्कृत भाषा में जो शास्त्रों में लिखा हुआ है मैं आज पढ़ता हूँ, तो मुझे जो रस प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है, वो नहीं मिलती। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं अधिकांश संस्कृत न सीख सका। गांधी जी को इस बात का भी दुख है कि वो अधिकांश संस्कृत नहीं सीख सके। जितना मर्यादित था किताबों में था उतना ही वो संस्कृत सीख पाए। क्योंकि बाद में मैं समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही न चाहिए। कोई भी बालक रहे तो संस्कृत का अच्छा अभ्यास होता है, साथ में जैसे हमें शास्त्रों का ज्ञान होता है, शास्त्रों के ज्ञान के साथ हमें उस विषय में रस भी प्राप्त होता है। रस यानी खुशी भी मिलती है। अब गांधी जी बता रहे हैं कि हर एक बच्चे ने उस संस्कृत कक्षा को या कक्षा में जैसे संस्कृत ये विषय लेना चाहिए और उसकी पढ़ाई भी करनी चाहिए। अब मैं तो यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में, यानी भारतवर्ष की जो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। यानी मातृभाषा जैसे मराठी है तो उसके अतिरिक्त भी यानी हिंदी भाषा होनी चाहिए, संस्कृत भाषा होनी चाहिए, फारसी भाषा होनी चाहिए, अरबी और अंग्रेजी का भी ऐसा ही स्थान होना चाहिए पाठ्यक्रम में, उच्च शिक्षा में। भाषा की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। इतनी भाषाएं हैं तो किसी भी भाषा से, देखो भाषा का सही ज्ञान हमें प्राप्त हो गया तो हम उस भाषा में यानी अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से
लिख सकते हैं और लिखने में हमें दिक्कत नहीं आती। पर हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो हम उससे अच्छे से लिख भी नहीं सकेंगे और हम बोल भी नहीं सकेंगे। तो पाठ्यक्रम में भाषा का महत्व है, और भाषा देखी जाए तो पाठ्यक्रम में इसके अतिरिक्त ये भाषाओं का भी जैसे स्थान होना चाहिए। भाषा की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए, यानी इतनी भाषाएं हैं तो इतनी संख्या देखने की बाद भाषाओं की इतनी संख्या देखने के बाद किसी को डरना भी नहीं चाहिए। अब भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो, यानी अंग्रेजी माध्यम से ही भाषा सीखनी चाहिए, ऐसा बोझ नहीं होना चाहिए। हम किसी भी तरह यानी भाषा सीखेंगे पर अंग्रेजी माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो तो ऊपरी भाषाएं सीखना बोझ न होगा, यानी ऊपर की भाषा सीखना जैसे बोझ न होगा, बल्कि उसमें बहुत आनंद आएगा। यानी देखो, कोई भी भाषा है हम किसी से या ज़बरदस्ती नहीं सिखवा सकते, उसके मन में चाहिए सीखने की लगन। और गांधी जी ये बता रहे हैं कि जिसमें भाषा है तो वो बोझ नहीं चाहिए, वो जैसे मन में आनंद पैदा करे ऐसी भाषा हो तो सामने वाला इंसान भी उसे अच्छे से ग्रहण कर लेता है। और जो व्यक्ति एक भाषा को सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। यानी जो इंसान है एक भाषा को सीख ले तो उसे दूसरी भाषा कैसी है, उसके लिए दूसरी भाषा उसके लिए सुलभ है, दूसरी भाषा की जानकारी उसे वैसे ही मिल जाती है। तो गांधी जी ने अपने विद्यार्थी जीवन, अपने स्कूल के दिनों का परिचय यहाँ पे दिया है। यानी हर किसी को हर विषय में, जैसे गांधी जी को भूमिति और संस्कृत से डर लगता था, वैसे ही हर छात्र को किसी न किसी विषय से भय लगता है। पर डरने से अच्छा हमें क्या करना है, उस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा उस विषय की हमें क्या करनी है, उसका सराव करना चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे क्या होगा, उस विषय का जो भय है हमारे मन से निकल जाएगा और हमें वो विषय कैसे लगेगा, एकदम सीधा सादा और जैसे कठिनाई पूर्वक विषय नहीं लगेगा और हमें ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे गांधी जी एक अच्छे विद्यार्थी थे, साथ में वो पिताजी की सेवा करते थे। वे भाषा, ज्ञान और सुंदर लेखन को अनिवार्य मानते हैं। देखो, हम सब आपको बताते हैं शुद्ध लेखन लिखना चाहिए। क्या होता है इससे कि आपको भाषा का ज्ञान भी होता है और सुंदर लेखन हमारे पढ़ाई के लिए ज़रूरी माध्यम है, देखा जाए तो ज़रूरी है। तो और सुंदर अक्षर देखे जाए तो हमारे पढ़ाई का ही एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यानी हमारे अक्षर सुंदर रहे तो ही जैसे ज़रूरी है सुंदर अक्षर। अब इसके लिए क्या करना है हमें, कि जैसे गांधी जी ने बताया कि उन्हें इस बात का दुख है, उन्होंने ये बताया उन्हें दो बात का दुख है। एक, कसरत उन्होंने नहीं की उनके विद्यार्थी जीवन में, और दूसरा कि वो सुंदर अक्षर, यानी उन्हें बाद में पता चला कि सुंदर अक्षर भी अनिवार्य होते हैं पढ़ाई के लिए। उसके साथ साथ उन्हें सत्य बोलना, आज्ञा का पालन करना और सेवा की भावना, ये गुण भी उनमें थे। सत्यतावादी थे वो, आज्ञा कारक थे और सेवा की भावना भी रखते थे। ऐसे अब इन्होंने जैसे इनके जीवन में जो अनुभव थे, अपने विद्यार्थी जीवन में, अपने स्कूल के जीवन के जो अनुभव थे वो यहाँ पे बताए। जैसे उन्हें 2 बार डांट मिली, जो काम उन्होंने नहीं किया था उसकी भी डांट उन्हें सुननी पड़ी थी। इस तरह उन्होंने अपना विद्यार्थी जीवन यहाँ पे बताया। विद्यार्थी जीवन में जो अनुभव आए वो भी उन्होंने बताए कि जैसे विद्यार्थी जीवन में संस्कृत भूमिति के साथ उन्हें कौन कौन सी बातें और किस किस समय उन्हें
जैसे गलती न करने के बाद भी डांट खानी पड़ी थी।